भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को परफेक्ट वर्ल्ड की एक नई हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले पिछले एपिसोड देख ले यार। और भाई मेरा काम कुछ ज़्यादा है यार, घर में मतलब दीदी लोग आए हुए हैं और क्या बताऊँ यार, 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर्स तो है नहीं कि मैं बोल दूँ कि हाँ काम कर रहा हूँ, ऐसा है। ठीक है, मतलब वही यार समझ लो, अभी के लिए बता नहीं सकता। ठीक है, और अभी कुछ समय के लिए वीडियो ऐसी रहेंगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, जल्द ही जल्द सब चीज़ कवर होगा। चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पिछले एपिसोड देख लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दे यार। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हाउ एक एल्टर पर अपीयर होता है। वो अपने सराउंडिंग्स को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। उसके आसपास बड़े बड़े स्टोन पिलर्स खड़े होते हैं जिन पर मिस्टीरियस लाइटनिंग फ्लिकर्स कर रही होती है। कुछ इलेक्ट्रिकल आर्क्स रेड कलर के थे, कुछ ब्लैक, सब मिलकर मेटल चेन्स की तरह इंटरव्यू हो रहे थे। ये पिलर्स मतलब ये चेन्स स्टोन पिलर्स के अराउंड लपेट कर पूरे प्लेटफॉर्म को कवर किए हुए थे, फिर यह कहे कि लॉक किए हुए थे। तब एक आवाज़ आती है, क्या ये हायर रेलम का क्रीचर है? ये बोलने वाला सिल्वर आर्मर पहने हुए एक डाइटी जैसा एग्जिस्टेंस था। उसके आसपास ट्रू फ्लेम्स जल रही थी और उसकी प्रेजेंस काफ़ी पावरफुल लग रही थी। सी हाउ थोड़ा सरप्राइज होता है। स्टोन गेट्स क्रॉस करते ही वो डायरेक्टली एक पर्सन जैसे एक प्रिजन जैसे एरिया में आ गया था, पर्सन पर रूम है भी। ठीक है, सी हाउ क्लियर करता है कि उसको कोई इल इंटेंशन नहीं, इल मतलब वही बुरे इंटेंशन होता है। ठीक है, मतलब नहीं है, मैं पवित्र आत्मा ऐसा है उसका। ठीक है, वो कहता है कि वो ओरिजिनली 8 रीजन के रहने वाले हैं और अब वापस आया है। साथ ही वो नोटिस करता है कि ये सिल्वर आर्मर ट्रैटी शायद कोई रियल लिविंग बीइंग नहीं बल्कि वॉइड गॉड रियलम के नेचुरल लॉ से बना हुआ गार्डियन है। गार्डियन उसकी आइडेंटिटी चेक करता है और अचानक बोलता है, लव ड्रिंकिंग मिल्क द मोस्ट। अब मुझे याद आया यार, किसी को याद आया कि नहीं बताओ मेरे को, मैं तुम लोगों को बताऊंगा, वरना मेरे को सब याद आ गया। ठीक है, अब बताऊंगा मैं। तो मेरे से पूछे, मैं बताऊंगा किस जगह की है ये। याद है ना, मिल्क बॉय, किसको मिल्क पीना ज़्यादा पसंद है? हाँ वही है ये। सीहाव तुरंत समझ जाता है ये वही नाम था जो उसने पास्ट में वॉइड गॉड रियलम के अंदर यूज किया था, जब वो लगातार रिकॉर्ड्स तोड़ रहा था। उस वक्त एक आईडी थी जो सिस्टम के अंदर रजिस्टर हो चुकी थी। इस बात पर सीहाव को पहली बार सच में एम्बेरसमेंट होती है। अगर हायर रेलम के लोगों को पता चल जाता कि फियरसम हुआंग का पास्ट आईडी इतना स्ट्रेंज था तो वो मजाक बना देते। ये उसकी एक एम्बेरसिंग डार्क हिस्ट्री थी। गार्डियन फिर से कहता है कि सीहाव की ऑरा एबनॉर्मल है और बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के उसे यहाँ से निकलने नहीं दिया जा सकता। सीहाव एक्सप्लेन करता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो बर्ड ग्रैंडपा और कॉइन एल्डर को बुलाएगा। लेकिन ये गार्डियन कोई इमोशनल या फ्लेक्सिबल एंटिटी नहीं होता, ये सिर्फ नेचुरल लॉस का एक सेगमेंट था। एक मतलब वही था, पूरे ऑर्डर है, मतलब सब चीज़ ऐसा था। ठीक है, इसलिए सब स्टब बोन रहता है और वार्निंग साउंड रिलीज करता है। इसके बाद सिंह डायरेक्टली एक्शन लेता है। वो प्लेटफॉर्म पर स्ट्राइक करता है और फोर्सफुली निकलने की कोशिश करता है। वॉइड गॉड रियलम और स्पिरिट रियलम में दोनों में एक रूल होता है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में कल्टीवेशन लेवल फोर्सफुली रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। चाहे कोई कितना भी स्ट्रांग हो, उसे उस रीजन के मैक्सिमम अलाउड पावर लेवल पर ही फाइट करनी पड़ती है। यहाँ सी हाउ सेल्फ रिलीज रियलम डायरेक्टली सुप्रीम एक्सपर्ट रियलम तक सप्रेस हो जाता है, यानी वही सेल्फ रिलीज रियलम सुप्रीम एक्सपर्ट लेवल तक सप्रेस हो जाता है। लेकिन सी हाउ का नेचर ही ऐसा था कि वो हर कल्टीवेशन लेवल के एक्सट्रीम को तोड़ चुका था। इसीलिए जब वो फुल स्ट्रेंथ से अटैक करता है तो इफेक्ट टेरिफाइंग होता है। वो प्लेटफॉर्म को स्मैश कर देता है, स्टोन पिलर्स टूट जाते हैं, डिवाइन चेन्स स्नैप होते हैं, गार्डियंस लाइट की एक स्ट्रीक में कन्वर्ट होकर डिसअपियर हो जाता है। तब सी हाउ को रियलाइज होता है वो ऑलरेडी वॉइड गॉड रियलम की साइड आ चुका है, जाइंट गेट्स के इस पार। ये जगह उसके लिए अनफेमिलियर नहीं थी। यहाँ एल्टर पाथ और मिस्ट ही मौजूद थे और नॉर्मली कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। सी हाउ मिस्ट के अंदर एंटर करता है और वॉइड गॉड रियलम को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। काफ़ी सालों बाद उसकी प्रीमोडियल स्पिरिट वापस लोअर रियलम्स में आई थी। इस बात से वो थोड़ा इमोशनल भी होता है। वो सोचता है कि शायद कुछ फेमिलियर लोग मिल जाएं, लेकिन साथ ही ये भी
अवेयर होता है कि कुछ हॉस्टाइल पावर्स भी हो सकती हैं। वो याद करता है लोअर रेलम के अंदर भी काफ़ी मिस्ट्रीज हैं। कुन पेंग का फॉल और इजमी बोट लेडी का मिस्ट्री याद है ना, वो जो बोट्स को बनाकर उसमें भेज रही थी नदी में, वो था ठीक है। और वेस्टर्न टॉम रेलम के रिमेन्स। इसलिए वो डिसाइड करता है कि पहले क्वाइटली सिचुएशन को समझेगा, ऑब्जर्व करेगा, अपनी आइडेंटिटी हाइड कर लेगा और वॉइड गॉड रेलम के डीपर एरियाज में चला जाता है। यहीं पर गेगू का इंट्रोडक्शन होता है। गेगू रिसेंट एरफ में एक राइजिंग जीनियस था जो वॉइड गॉड रेलम के एक्सपर्ट्स को चैलेंज करता था और कभी डिफीट नहीं हुआ। रूमर्स थे कि यह शायद एक ट्रू ड्रैगन है क्योंकि कुछ लोगों ने उसे रियल वर्ल्ड में ड्रैगन फॉर्म में देखा था। इसके साथ जीगू का नाम भी फेमस हो चुका था। जीगू थोड़ा बड़ा था लेकिन स्ट्रेंथ में अनमैच्ड। वो अलग अलग रीजन्स में जाकर सबको इजीली डिफीट करता था। लोग कहते थे कि वो वेस्टर्न स्पिरिट रेलम से हो सकता है, जो एक्सट्रीमली मिस्टीरियस प्लेस माना जाता है। आज गेगू और जीगू का फर्स्ट डायरेक्ट क्लैश होने वाला था। पूरे वॉइड गॉड रेलम में एक्साइटमेंट फैली हुई थी। लोग देखने के लिए आ रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि कुछ मज़ेदार होगा। हमें दिखाया जाता है कि क्या दोनों लिटिल स्टोन के रिकॉर्ड्स तोड़ पाएंगे, मतलब वही सी हाउ ने जो रिकॉर्ड बनाया था उसका, ठीक है। बैटलफील्ड लोगों से भर जाता है लेकिन सेंटर एरिया खाली रखा जाता है। दोनों साइड से दो मिस्टीरियस फिगर्स अपीयर होते हैं। तब अचानक एक थर्ड पर्सन स्काई से डिसेंड करता है। ये सी हाउ होता है। जीगू उसे वार्न करता है कि ये बैटलफील्ड है और पीछे हटने को कहता है। सी हाउ उन दोनों को ऑब्जर्व करता है और उनके टैलेंट को पहचान लेता है। वो कहता है कि उनके रूट्स और बोन्स एक्सीलेंट है लेकिन शायद उनका ऑलरेडी कोई मास्टर है। इस बात पर जीगू गुस्सा हो जाता है। सी हाउ कामली कहता है कि अगर दोनों मिलकर भी उस पर अटैक करे तो भी काफ़ी मुश्किल होगा। फिर वो प्रपोज करता है, आई लव यू बोलता है, ऐसा नहीं, मतलब ऑफर रखता है कि अगर दोनों हार गए तो क्या वो उसे अपना मास्टर मानेंगे। इस स्टेटमेंट से सब शॉक हो जाते हैं लेकिन गेगू और जीगू गुस्से में एक साथ अटैक कर देते हैं। उनके पावरफुल टेक्निक्स हेवन को हिला देते हैं लेकिन सी हाउ अपनी जगह से हिलता तक नहीं, सिर्फ दोनों हाथों से उनके फिस्ट पकड़ लेता है। उस मोमेंट पर दोनों को इंटेंस पेन होता है और उनकी बॉडी स्ट्रम्बल कर जाती है। इस सीन को देखकर पूरा वॉइड गॉड रेलम स्टन हो जाता है। सब लोग शॉक में चले जाते हैं। यहाँ पर लोग किसी और बात से नहीं, सबसे पहले इस बात से शॉक होते हैं कि ये एक्सपर्ट आया कहाँ से है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फाइट शुरू होने से पहले ही सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। सब लोग गेगू और जीगू के क्लैश को देखने आए थे। दोनों अपने रेलम के टॉप एक्सपर्ट्स माने जाते थे। लोगों को पूरा भरोसा था कि इन दोनों के बीच एक मेजर बैटल होने वाली है, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। बैटल स्टार्ट होने से पहले ही दोनों एक ही पर्सन के द्वारा रोक दिए गए थे और सबसे शॉकिंग बात ये थी, ये काम सिर्फ एक ही इंसान ने किया था। यही बात, ठीक है। गेगू और जीगू दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करते हैं लेकिन उन्होंने अपनी हाईएस्ट टेक्निक्स एक्टिवेट की। स्काई सिंबल्स से भर गया और पावरफुल बिल्कुल उस लिमिट तक पहुंच गई जो इस कल्टीवेशन रेलम में पॉसिबल थे। ये नॉर्मल लिमिट के आगे का लेवल था, एक काइंड का ट्रांसेंडेंट स्टेट, मतलब ट्रांसेंडेंट लेवल समझ लो इसको। फिर भी वो उस पर्सन से फ्री नहीं हो पाए। उनके फिस्ट पकड़े हुए थे, उनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो चुकी थी और उनका बैलेंस बिगड़ चुका था। धीरे धीरे दोनों पर प्रेशर बढ़ता गया और वो खड़े रहना भी मुश्किल महसूस कर रहे थे, ऐसा था। जीगू ओपनली बोलता है ये इम्पॉसिबल है। उनके हिसाब से वो दोनों ऑलरेडी इस रेलम के टॉप पर थे। वॉइड गॉड रेलम में अनमैच्ड माने जाते थे। अगर गेगू और जीगू एक दूसरे से फाइट करते तब भी जीत हार का फर्क बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ एक ही पर्सन ने दोनों को इजीली सप्रेस कर दिया था बिना किसी हैवी कॉस्ट के। इस पॉइंट पर वो मिस्टीरियस पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये सी हाउ था। भाई हमें पता है यार, अब क्या बोलूँ मैं, सामने वो करने को तैयार है क्योंकि वो उन दोनों में इंटरेस्टेड रखता है। इस मोमेंट पर सीन फिर से चेंज होता है। दूर से एक डिवाइन बर्ड अपीयर होती है जो फ्लेम्स से कवर्ड होती है। उसकी अपीयरेंस एक ट्रू फिनिक्स जैसी लग रही होती है। लोग उसे पहचान जाते हैं। ये बर्ड नॉर्मल नहीं थी। सी हाउ गेगू और जीगू को छोड़ देता है और फिर वो डायरेक्टली उस डिवाइन बर्ड के ऊपर जाकर खड़ा हो जाते हैं।
लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बाद में कुछ लोग बोलते हैं कि ये बर्ड शायद बर्ड ग्रैंडपा का है, एक लेजेंडरी एग्जिस्टेंस जो वॉइड गॉड रेलम से जुड़ा हुआ है। ये बात कंफर्म होती है जब बर्ड एक क्लिफ पर लैंड करती है। वहाँ पर एक ओल्ड पर्सन बैठा हुआ होता है, बर्ड ग्रैंडपा खुद। सी हाउ नोटिस करता है कि बर्ड ग्रैंडपा का स्टेट पहले जैसा नहीं है। उसके अराउंड एक डार्क ऑरा भी है जो पहले कभी नहीं दिखी थी। ये हिंट देता है कि उसकी कंडीशन टाइम के साथ वॉस्ट होती गई है, मतलब खराब होती गई है। ग्रैंडपा, बर्ड ग्रैंडपा किसको याद है यार, मुझे याद नहीं। एक था शायद तक जो सी हाउ के साथ घूमता था, एक लायन था और एक बर्ड था, है ना, वही तो शायद तक, मुझे नहीं पता, बताओ तुम लोग, ठीक है। ग्रैंडपा सी हाउ को पहचान नहीं पाता और पूछता है वो कौन है। सी हाउ एक्सप्लेन करता है बर्ड ग्रैंडपा और कॉइन एल्डर दोनों की मेमोरी और स्टेट को। हाँ, ये वही था, बर्ड ग्रैंडपा और एक कॉइन ग्रैंडपा, ठीक है, ऐसा था। डिटरिएशन हो चुकी होती है क्योंकि उनकी प्रिमोडियल स्पिरिट वॉइड गॉड रेलम में ही बंद है और उनके रियल बॉडीज कहीं और है। जब सी हाउ अपना असली नाम बताता है हुआंग, तब बर्ड ग्रैंडपा को याद आता है, वापस आ जाती है। उसका डार्क ऑरा फेड हो जाता है और वो कुछ पुरानी चीज़ें याद कर लेता है। सी हाउ अपना पर्पस क्लियर करता है। वो हायर रिलम्स से आया है सिर्फ एक पर्सन के लिए, प्रीशियस टेक्निक्स को ऑब्टेन करने के लिए। बर्ड ग्रैंडपा एग्री करता है और बोलता है कि जब कॉइन एल्डर वापस आएगा तब दोनों मिलकर सील ओपन कर सकते हैं और एंशिएंट स्क्रोल दे सकते हैं। लेकिन तभी एक सीरियस प्रॉब्लम सामने आती है। बर्ड ग्रैंडपा बताता है सी हाउ का रिटर्न पाथ सील कर दिया गया है। हायर रेलम के गोल्डन गेट्स बंद कर दिए गए हैं। उसका मतलब ये था कि सी हाउ की प्रीमोडियल स्पिरिट अब लोअर रेलम में ही ट्रैप हो सकती थी और अगर ज़्यादा टाइम बीत गया तो उसका रियल बॉडी का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। सी हाउ इस बात से सरप्राइज होता है लेकिन पैनिक नहीं करता। वो कहता है कि अगर कोई गेट नेचुरल लॉ से बना हो तो उसे फोर्स से भी तोड़ा जा सकता है, अगर पावर इनफ हो तो। मतलब वही, पावर इनफ होनी चाहिए, हम तुम कुछ भी कर सकते हो। हायर रेलम का गेट के बाहर कुछ पावरफुल बींग्स बात कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि हुआंग का गेम खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक गोल्डन गेट्स फिर से इम्पैक्ट क्रिएट करता है। रिपीटेड स्ट्राइक्स से गेट रिफॉर्म होने लगता है। धीरे धीरे क्रैक्स अपीयर होते जाते हैं। जो लोग अंदर थे वो पैनिक में आ जाते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई नेचुरल लॉ से बने गेट को भी डैमेज कर सकता है। आखिरकार गोल्डन गेट्स टूट जाते हैं। इस पॉइंट पर यह क्लियर हो जाता है कि हुआंग सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर रहा बल्कि स्पिरिट रेलम के सिस्टम को भी डायरेक्टली चैलेंज कर रहा था, या चैलेंज कर चुका था। देखते हैं क्या होगा। मज़ा तो आ रहा है वैसे। किसी किसी को याद आया कुछ? मुझे तो याद आ गया, आप लोग बताइए याद आया कि नहीं। हमें दिखाया जाता है गोल्डन गेट पर काउंटलेस फिस्ट इम्प्रिंट दिख रहे थे। गेट अनइवन हो चुका था, पूरा स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड लग रहा था। ये सीन देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक में आ गए। आखिर में एक और पावरफुल पंच आया और जाइंट गोल्डन गेट फोर्सफुली ब्लास्ट हो गया। इस मोमेंट पर वहाँ मौजूद लोग सच में डर गए। सब जानते थे कि हुआंग स्ट्रांग है, लेकिन किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि वो नेचुरल लॉ से बने गेट को तोड़ देगा। लोगों की बॉडीज इवॉल्युंटरीली कांप रही थी, मतलब डर से कांप रही थी, ऐसा था, ठीक है। ये सिर्फ एक पैसेज नहीं था, ये स्पिरिट रियलम की एंट्रेंस गेट थी जो नेचुरल लॉ से बना हुआ था, जिसकी स्ट्रेंथ वर्ल्ड के नॉर्मल पावर लिमिट से ऊपर थी। थ्योरी के हिसाब से इसे डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो सबके सामने था वो रियलिटी थी, चाहे कोई माने या ना माने। हुआंग ने गेट तोड़ कर एंट्री कर ली थी। एक और पंच आता है, गोल्डन गेट और ज़्यादा हिलता है, ओपनिंग कई गुना बड़ी हो जाती है। अब लोग क्लियरली देख पाते हैं एक यंग मैन गेट के उस पार खड़ा है। हुआंग शांत एक्सप्रेशन के साथ उन लोगों को देख रहा था। उन सबको, मतलब उसकी फिस्ट पर लाइटनिंग शाइन कर रही थी। मल्टीपल प्रीशियस टेक्निक्स एक्टिवेट थी। उसकी प्रेजेंस से ही आसपास के एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा था। इस सीन को देखकर कुछ लोग चिल्लाते हैं रन। अब सब समझ चुके थे कि उन्होंने हुआंग को सीरियसली ऑफेंड कर दिया है। जो आने वाला है वो सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगला पंच पहले से ज़्यादा पावरफुल होता है। इस बार फिस्ट स्ट्रेंथ में कई प्रीशियस टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन होता है। कंबाइंड पावर रिजल्ट यह होता है कि पूरा गोल्डन गेट हवा में उड़ जाता है। स्पिरिट रियलम के अंदर मौजूद क्रिएचर्स कंप्लीटली स्टन्ड हो जाते हैं। गेट इतनी स्पीड और फोर्स के साथ आता है कि भाग रहे कई पावरफुल बींग्स
उससे डॉज ही नहीं कर पाते, गेट उनकी बॉडी से टकराते हैं, बहुत से लोग ब्लड थूकते हैं, बोन्स ब्रेक होती हैं, मसल्स रप्चर हो जाते हैं, मतलब क्रैक हो जाते हैं, सब कुछ सेकंड्स में हो जाता है। ये केयरलेसनेस का रिजल्ट नहीं था, ये उनके मन में एक ही मानना था कि हुआंग यही मर जाएगा। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिचुएशन पूरी तरह उलट जाएगी। अब एक बात क्लियर हो चुकी थी, हुआंग कम्प्लीटली बियॉन्ड एक्सेप्शन है, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत बियॉन्ड जा चुका है, ऐसा था, ठीक है। गोल्डन गेट को तोड़ना पास्ट से लेकर आज तक किसी ने अचीव नहीं किया था। ये नॉर्मल रिवोनिंग के बिल्कुल अगेंस्ट था। हुआंग ने अपनी एक्शन से प्रूव कर दिया था कि स्पिरिट रियलम का सिस्टम भी उसे नहीं रोक सकता। कुछ क्रिएचर्स इसे एक नाइटमेयर बोलकर भागने लगते हैं। हुआंग आगे बढ़ता है और एक और पंच करता है, आगे बढ़कर एक और पंच मारता है, ऐसा था, ठीक है। इस बार लाइटनिंग 10,000 किलोमीटर तक फैल जाती है। जो लोग पहले ही आसमान में भाग चुके थे वो भी हिट हो जाते हैं। ये लाइटनिंग अपना डिवाइन एबिलिटी थी। एक पंच से थाउजेंड्स ऑफ फीट लाइटनिंग निकलती है जो स्काई को कवर कर लेते हैं। रिजल्ट ये होता है कि आसमान से कल्टिवेटर्स रेन की तरह गिरते हैं। कई लोग डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ कंप्लीटली बर्न स्टेट में गिरते हैं, दोबारा उठ नहीं पाते। ये सिर्फ स्पिरिट रियलम का डैमेज नहीं था, स्पिरिट रियलम में सेवर इंजरी का मतलब रियल वर्ल्ड में भी इंटेंस डैमेज होता है, मतलब बहुत, ठीक है। इस वर्ल्ड में मारे तो वहाँ भी मर जाओगे, ऐसा था। नॉर्मली सिर्फ स्पेशल सोल किलिंग मेथड से रियल डेथ होती थी, लेकिन अगर प्रीमोरियल स्पिरिट कम्प्लीटली शटर हो जाए तो डायरेक्ट डेथ भी पॉसिबल होती है। इस सिचुएशन में हुआंग का अटैक लिमिट से बहुत आगे जा चुका था। 3000 प्रोविंस का कई ग्रेट सेक्ट में लोग अचानक चिल्लाने लगते हैं, उनकी बॉडीज धीरे धीरे कोल्ड हो जाती है। कुछ एंशिएंट इनहेरिटेंसेस के लिए ये एक डिजास्टर बन जाता है, कई एक्सपर्ट्स डायरेक्टली मर जाते हैं। स्पिरिट रियलम के अंदर हुआंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड था, उसकी किलिंग इंटेंट क्लियर थी। वो ओपनली बोलता है कि डेसोलेट बॉर्डर की बैटलफील्ड पर कई हीरोज ब्लड के साथ लड़े और वापस नहीं आए, जबकि ये लोग कभी वहां गए ही नहीं, न मदद की, और ऊपर से यही उसे मारना चाहते थे। इसके बाद हुआंग ने कुनपेंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ। मैसिव बॉडी, गोल्डन फेदर्स, ब्लैक पैटर्न्स, पूरा स्काई कवर हो गया पैटर्न्स के साथ। कुनपेंग फॉर्म में वो 10,000 किलोमीटर तक स्वीप करता है और मर्फी नहीं दिखाई जाती है किसी पर भी, सभी को मार दिया जाता है। गोल्डन गेट पहले ही टूट चुका था, अब स्पिरिट रियलम एक डूम्सडे जैसा सीन में बदल चुका था। माउंटेन्स और रिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। जिन कल्टिवेटर्स ने पहले गेट सील करने में पार्ट लिया था उनमें से लगभग सब एलिमिनेट हो चुके थे। स्पिरिट रियलम के गॉड ऑफ नेचुरल लॉस जो स्टोन फॉर्म में था दोबारा अपीयर होता है, लेकिन इस बार वो भी क्रम्बल हो जाता है, लाइफ में डिसॉल्व हो जाता है, सेटर्ड हो जाता है वो। इस पॉइंट पर एक थीम क्लियर हो जाती है, लिमिट्स को क्रॉस करना ही वॉइड गॉड रियलम और स्पिरिट रियलम का कोर आइडिया है। हुआंग चेस करता रहता है, कुंभमेन फॉर्म अनस्टॉपेबल रहता है। देखो गाइस, यहाँ क्या हुआ मैं बताऊं, जो हुआंग को फील कर दिया गया, बोला था ना कि उसकी बॉडी और सोल को अलग कर दिया गया है, तो यहीं के लोगों ने मतलब ना इस सिस्टम को यूज करके उसकी सोल को वो किया था, यानी कि सील कर दिया था इसी में। तब हुआंग ने उस गेट को ही तोड़ दिया, जैसे ग्रैंडपा की बात के समय हुआ था। और जो जो लोग मतलब इसमें शामिल थे ना, उसको हुआंग लपेट रहा है, ऐसा था। हुआंग चेस कर रहा था, कुनपेंग फॉर्म में अनस्टॉपेबल रहता है, कोई उसका रास्ता ब्लॉक नहीं कर पाता। 3000 प्रोविंस पूरी तरह सेक हो जाते हैं, कई एंशिएंट सेक्ट्स ऑलमोस्ट खंडहर बन जाते हैं, कुछ लोग परमानेंटली इंजर्ड हो जाते हैं और उनके लिए ये इंसिडेंट हमेशा एक नाइटमेयर बन जाता है। कुछ लोग तो दोबारा उठने का मौका भी नहीं मिलता। इसी वक्त दूर से एक लाउड वॉइस आती है, स्टॉप। एक एंशिएंट कॉपर पैलेस अपीयर होता है जिसमें इमॉर्टल दाव एनर्जी फ्लो कर रही होती है। ये पैलेस डायरेक्टली हुआंग को सप्रेस करने आता है। हुआंग इमीडिएटली कॉशंस हो जाता है, मतलब अलर्ट हो जाता है। कुनपेंग फॉर्म से वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। कॉपर पैलेस एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। उसके पाथ के साथ साथ ग्रीन कॉपर रस्ट अपीयर होता है, कर्स पावर का एम्बॉडीमेंट होता है। हुआंग इसे पहचान लेता है। पास्ट में इसी कॉपर रस्ट के वजह से वो ऑलमोस्ट मर चुका था, इसलिए केयरलेस नहीं होता। वो रस्ट को अवॉइड करता है और स्वॉर्ड कोर निकालता है। स्वॉर्ड और कॉपर पैलेस के बीच क्लैश होता है, पैलेस वायलेंटली शेक करने लगती है। हुआंग
जानता था कि इमॉर्टल पैलेस का बैकग्राउंड टेरिफाइंग है। रूमर्स के मुताबिक उसके अंदर एक क्रिपल्ड इमॉर्टल भी हो सकता है। इसी वक्त इमॉर्टल पैलेस का एक मिडल एज्ड मैन अपीयर होता है। वो हुआंग को नीचे से देखकर बात करता है, मतलब नीचे नजरों से। हुआंग क्लियर बोलता है कि पहले अटैक उस पर किया गया था। इमॉर्टल पैलेस का आदमी जस्टिफाई करता है कि वो स्लॉटर रोकने आया है। हुआंग डायरेक्टली काउंटर करता है और उनकी हिपोक्रेसी पॉइंट करता है। आर्ग्यूमेंट के बाद हुआंग डायरेक्टली अटैक कर देता है। स्वॉर्ड कोर से कुछ स्ट्राइक्स के बाद मिडल एज्ड मैन सीरियसली इंजर्ड हो जाता है और राइट आर्म अलग हो चुकी होती है उसकी। इससे क्लियर हो जाता है चाहे इमॉर्टल पैलेस हो या कोई और, हुआंग पीछे हटने वाला नहीं था। हमें दिखाया जाता है मिडल एज्ड मैन जमीन पर गिरता है, उसका राइट आर्म डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। डार्क रेड ब्लड हवा में फैल जाती है, उसकी बॉडी बैलेंस खो देती है, फेस पेल पड़ चुका होता है। बाद में वो अपना हेड ऊपर उठाता है और कोल्ड हेटफुल आइज से सीहाउ को देखता है। उसके ऊपर जो कॉपर पैलेस था वो रंबल करता है, उससे इमॉर्टल एनर्जी निकलती है जो नीचे गिरकर उसे प्रोटेक्ट करती है। वो गुस्से में कहता है, हुआंग चिल्लाता है, मतलब पहले उसकी आइडेंटिटी एक अलूफ और सुपीरियर एग्जिस्टेंस की थी, ट्रू इमॉर्टल लाइनेज का डिसेंडेंट था, लेकिन अब उसका एक्सप्रेशन में सिर्फ रिजेंटमेंट और हेट्रेड बची हुई थी। अब वो अपने हाथों से इम्प्रिंट्स बनाता है और ह्यूमन इमॉर्टल इम्प्रिंट एक्टिवेट करता है। उसके पीछे एक ह्यूमन इमॉर्टल वाइट प्रोजेक्शन अपीयर होती है जो डायरेक्टली उसे कॉपर और पैलेस दोनों को रेजोनेट करती है। ये क्लियर हो जाता है कि इमॉर्टल आर्टिफैक्ट को रिवाइव कर रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, सी हाउ को सप्रेस करके एलिमिनेट करना। लेकिन सी हाउ के पास ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड इमॉर्टल कोर होती है, इमॉर्टल स्वॉर्ड कोर होता है। ये एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट था जो पावरफुल मैजिकल और इमॉर्टल आर्टिफैक्ट का प्रेशर झेल सकता था। इसी कंडीशन के साथ कॉन्फिडेंस के साथ सी हाउ सीधे आगे बढ़ता है। स्वॉर्ड कोर का साइज अचानक बढ़ता है, वो एक स्वॉर्ड जैसा नहीं बल्कि ये जाइंट माउंटेन रिज जैसा हो जाता है। वो डायरेक्टली कॉपर पैलेस पर स्मैश करता है। कॉलिजन के टाइम स्पार्क हर तरफ फैल जाती है। कॉपर पैलेस लगातार शेक करता है, ग्रीन कॉपर रस्ट चारों तरफ उड़ जाती है। इमॉर्टल लाइट और किलिंग इंटेंट पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाती है। इस इम्पैक्ट से मिडल एज्ड मैन डायरेक्टली हिट नहीं होता, लेकिन शॉकवेव से वो ब्लड थूकता है, यानी ब्लड कॉफ करता है, यानी खांसता है। स्वॉर्ड कोर का प्रेशर ही काफी था उसे इंजर्ड करने के लिए। सी हाउ कॉपर पैलेस को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। उसे नोटिस होता है कि इमॉर्टल आर्टिफैक्ट अपनी फुल इमॉर्टल पावर रिलीज नहीं कर पा रहा है। ये बात उसे सरप्राइज करती है, साथ ही उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है। सी हाउ क्लियरली डिसाइड करता है कि अगर इमॉर्टल दाव पावर यहाँ सप्रेस हो रही है तो वो यही फाइट फिनिश कर सकता है। अगर पैलेस के अंदर कोई हाफ रियूंड इमॉर्टल भी है तो वो उससे भी एलिमिनेट करने के लिए तैयार था। उसका इमॉर्टल पैलेस के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। डेसोलेट बॉर्डर के बैटल के टाइम ये लोग कहीं नहीं थे और अब ये उसका रास्ता रोक रहे थे। अब सी हाउ अपनी फुल पावर स्टेट में एक्टिवेट करता है फुल पावर को। उसके पीछे गोल्डन कुम्पेंग विंग्स अपीयर होते हैं। उसकी फोरहेड पर लाइटनिंग पुल इम्प्रिंट ग्लो करती है। चेस्ट एरिया में रिइंकार्नेशन सिंबल्स फ्लिकर करते हैं और उसकी बैक के पीछे गोल्डन विलो ट्री का प्रोजेक्शन अपीयर होता है। ये उसका हाईएस्ट कॉम्बैट स्टेट होता है। अब बिना हेजिटेशन वो सीधे स्लॉटर के लिए चार्ज करता है। उसके लिए अब सिर्फ एक ही लॉजिक होता है, जो उसके सामने खड़ा है वो एनिमी है। मिडल एज्ड मैन ये देखकर पैनिक हो जाता है। वो समझ जाता है कि सी हाउ सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा बल्कि किल करने के लिए आया है। दोनों के बीच इंटेंस क्लैश होती है। रियलिटी में सी हाउ का मेन टारगेट कॉपर पैलेस नहीं होता, बल्कि पहले इस मैन को एलिमिनेट करना होता है। कॉपर पैलेस के बाद में डील करने का प्लान होता है। सेम लेवल फाइट में मिडल एज्ड मैन सी हाउ का कोई मैच नहीं होता। एक पावरफुल लाइटनिंग पंच उसे सीधे दूर उड़ा देता है। वो इमॉर्टल दाव पैटर्न्स एक्टिवेट करता है, लेकिन इफेक्ट नहीं होता। राइट आर्म ऑलरेडी लो खत्म हो चुका होता है और भी वीक हो जाता है। इसकी वजह से वो टाइम फ्रेगमेंट्स के इम्पैक्ट से उसकी बॉडी एज होना स्टार्ट कर देती है। फाइनल अटैक में सी हाउ कुम्पेंग विंग्स जाइंट ब्लेड्स की तरह काम करता है, अटैक करता है। वो उसे
मल्टीपल पीसेस में कट कर देता है। ब्लड हर तरफ फैल जाती है। मिडल एज्ड मैन अनबियरेबल पेन में चिल्लाता है। कॉपर पैलेस भी उसे सेव नहीं कर पाता। एंड में सी हाउ की स्वॉर्ड डिसेंड करती है। मिडल एज्ड मैन लाइट के रेन में कन्वर्ट होकर स्पिरिट रियलम से डिसअपियर हो जाता है। उसकी लाइफ सेविंग मेजर्स एक्टिवेट हो जाती है, मतलब लाइफ बच चुकी है उसकी, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली खत्म हो चुका है वो, लेकिन बैटलफील्ड से निकल जाता है। अब कॉपर पैलेस बिना किसी प्रोटेक्शन के रह जाता है। गोल्डन विलो ट्री के ब्रांचेस स्ट्रेट होते हैं जैसे जैसे इमॉर्टल स्वॉर्ड वो ग्रीन कॉपर रस्ट से कवर्ड पैलेस के एंट्रेंस को पियर्स करने लगती हैं, जैसे मतलब उसे अटैक करता है, ठीक है। सडनली कायोटिक एनर्जी बर्स्ट होती है। कॉपर पैलेस वायलेंटली शेक करता है। इमॉर्टल दाव लॉस फ्लिकर करने लगते हैं। सी हाउ तुरंत बैक स्टेप लेता है और स्वॉर्ड कोर से डिफेंस करता है। वो समझ जाता है कि सिचुएशन डेंजरस है। अब क्लियर होता है स्पिरिट रियलम इमॉर्टल दाव पावर को सप्रेस नहीं कर पा रहा। कॉपर पैलेस के अंदर से टेरिफाइंग पावर इमर्ज होती है। ये मॉर्टल लिमिट्स के बाहर की चीज होती है। पैलेस के अंदर से एक फ्लेम विजिबल होती है, सिंपल सी फ्लेम, लेकिन उसका प्रेजेंस ही प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। इमॉर्टल दाव नेचुरल लॉस उस एरिया में चैन जैसे अपीयर हो जाते हैं। पूरा स्पेस डिवाइन और टेरिफाइंग बन जाता है। इसी मोमेंट एक अथॉरिटेटिव वॉइस गूंजती है, पूरी अथॉरिटी से भरी हुई। वो सी हाउ को एरोगेंटली बोलता है सी हाउ को और इमॉर्टल पैलेस पर अटैक करने का सवाल उठाता है। सी हाउ शॉक में आ जाता है। ये क्लियरली रियल इमॉर्टल दाव पावर होती है। वो पूछता है वो कौन है। जवाब मिलता है इस वर्ल्ड में अभी भी जिंदा ट्रू इमॉर्टल। ये सुनकर सिचुएशन और सीरियस हो जाती है। ट्रू इमॉर्टल का लेवल स्पिरिट रियलम के रूल्स से बहुत ऊपर होता है। सी हाउ क्विकली कैलकुलेट करता है। उसके पास कुछ ट्रम्प कार्ड्स होते हैं, लेकिन वो शायद इमॉर्टल के सामने यूजलेस हों। वो एक मोमेंट के लिए मेंग तियानजेंग की दी हुई प्रोजेक्शन के बारे में ऑब्जेक्ट के बारे में सोचता है, लेकिन तुरंत उसे रिजेक्ट करता है। सी हाउ काम रहता है और क्वेश्चन करता है कि अगर वो ट्रू इमॉर्टल है तो उसका रियल बॉडी कहाँ है। कॉपर पैलेस के अंदर से जवाब आता है वो एक र्यून्ड बॉडी का इम्प्रिंट है, लेकिन एक इम्प्रिंट ही काफ़ी है मॉर्टल दाव के सभी एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इमॉर्टल ओपनली बोलता है ह्यूमन दाव और इमॉर्टल दाव के बीच गैप हेवन एंड अर्थ जैसा होता है। सी हाउ सिफ करता है। इमॉर्टल उसे चींटी के बराबर मानता है और कहता है उसे मारना उसके लिए भी मतलब वही अपमान की बात है ऐसे, ठीक है। सी हाउ पूछता है कि बिना किसी पर्सनल गरज के उसे क्यों मारा जा रहा है। जवाब मिलता है सी हाउ सीनर ब्लड लाइन का डिसेंडेंट है और कुम्पेन इनहेरिटर का होल्डर है। फ्यूचर में थ्रेट बन सकता है, इसलिए अभी एलिमिनेट करना बेटर है। सी हाउ इमॉर्टल पैलेस की हिपोक्रेसी पॉइंट आउट करता है और डेसोलेट बॉर्डर के टाइम चुप थे और अब यहाँ एक्शन ले रहे हो, वो कहता है। इमॉर्टल उसे इग्नोर करता है और अटैक करने का डिसाइड करता है। एक इमॉर्टल फ्लेम सी हाउ सीधे सी हाउ की तरफ आती है। सी हाउ मूव नहीं करता। उसकी बॉडी के अंदर एक छोटी सी फ्लेम बाहर निकलती है, फिस्ट साइज की लेकिन एक्सट्रीमली ब्राइट। ये फ्लेम हमेशा से उसके साथ थी। दाव इम्प्रिंट्स कार्व करती रही, लेकिन कभी एक्टिवेट नहीं हुई। आज पहली बार वो फ्लेम ट्रू इमॉर्टल के विल को डिवोर कर लेती है। इमॉर्टल इम्प्रिंट स्क्रीम करता है, मतलब चिल्लाता है। फ्लेम्स हर तरफ फैल जाती हैं, लेकिन एक भी फ्लेम सी हाउ तक पहुंच नहीं पाती। एंड में सी हाउ कामली बोलता है र्यून्ड इमॉर्टल खत्म हुआ। हमें बताया जाता है र्यून्ड इमॉर्टल यानी जो तबाह हो चुका हो, चाहे वो आधा र्यून्ड ही क्यों ना हो, फिर भी उसे एक एंड की तरह देखने की हिम्मत नहीं करता कोई भी। उसकी पावर अभी भी कंपैरिजन से बाहर की थी और नॉर्मली उसे जीतना इम्पॉसिबल माना जाता था। सी हाउ ने जो बात कही वो सिर्फ मॉक करने के लिए नहीं थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले कॉपर पैलेस के अंदर मौजूद वही र्यून्ड इमॉर्टल सी हाउ को इग्निफिशिएंट समझ रहा था, मतलब वही थ्रेट समझ रहा था और कह रहा था कि उसे मारना उसके हाथ गंदे करने जैसा होगा। उसके बाद एक ब्रिलियंट फेरी लाइट फैला जो लगातार चमक रहा था। इस रिजल्ट की किसी ने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी, खुद सी हाउ ने भी नहीं। ट्रू इमॉर्टल इम्प्रिंट सीधे उस फ्लेम के अंदर डिवोर हो गया और
जलने लगा। पहले कॉपर पैलेस के अंदर रियून्ड इमॉर्टल का इम्प्रिंट, उसके बाद खुद के ट्रू फ्लेम्स के प्रोटेक्शन में था, मतलब उसकी बॉडी। लेकिन अब एक नया ट्रू फ्लेम एक्टिवेट हो चुका था जो उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहता था। रियून्ड इमॉर्टल ने चिल्लाकर रेजिस्ट किया, लेकिन ये एक्सेप्ट करना मुश्किल था कि जिसे वो एक इंसेक्ट समझ रहा था वही अब उसे ख़त्म कर रहा था। सिम्बल्स से बना हुआ फेरी लाइट वहाँ फ्लिकर कर रहा था। दूसरों के लिए ये डिवाइन और ऑस्पिशियस थे, लेकिन रियून्ड इमॉर्टल के लिए ये एक एबिस था जहाँ से निकलना नामुमकिन था। उसने अपनी पूरी पावर रिलीज कर दी। फेरी लाइट ने आसमान और अर्थ दोनों को कवर कर लिया। आसपास के माउंटेन्स पीक्स पहले रेड हो गए, फिर मैग्मा में बदल गए और आखिर में सूख कर खत्म हो गए। ये रियून्ड इमॉर्टल का ट्रू फ्लेम था जो इमॉर्टल दाव पावर को रिप्रेजेंट करता था और नॉर्मली सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन ये फ्लेम भी सी हाउ को नहीं मार पाई, क्योंकि सी हाउ एक अलग फेरी लाइट के प्रोटेक्शन में था। इस दौरान रियून्ड इमॉर्टल का इमॉर्टल दाव इम्प्रिंट टूटने लगा, पीसेज में स्प्लिट होने लगी और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने के करीब पहुंच गया। एक तेज आवाज हुई जैसे पूरी दुनिया फट रही हो। आखिर में रियून्ड इमॉर्टल ने एक लास्ट रोर छोड़ा, जिसके बाद फेरी लाइट फट गई। हजारों किलोमीटर का एरिया बर्बाद हो गया। पहले मैग्मा बना और फिर राख में बदल गया। रियून्ड इमॉर्टल की इम्प्रिंट इसी तरह खत्म हो गई। मतलब वही लाइट थी, ठीक है, मतलब उसने फ्लेम से अपनी फ्लेम से जलाने की कोशिश की, लेकिन सी हाउ के अंदर वो फ्लेम रहती है ना एक, जो हमेशा मतलब उसकी मदद करती है, वही वाली उसको खत्म करती है। ऐसा हुआ था शॉर्ट फॉर्म में सीधे। जब सब कुछ शांत हुआ तो सी हाउ के सामने एक छोटा सा लैंप ऑफ लाइट बचा था जो सिंबल्स से बना हुआ था, जिसमें इसने रियून्ड इमॉर्टल का ट्रू फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी एसेंस को रिफाइन किया और अपने अंदर मर्ज कर लिया। पूरा सीन ऐसा लगा जैसे नाइटमेयर खत्म हो रहा गया हो, एक नाइटमेयर खत्म हो गया हो। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड से लेकर मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक एरिया कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। माउंटेन्स, रिवर्स सब रियून्ड बन चुके थे। सिर्फ एक फ्लेम ने जजमेंट डे जैसा सीन बना दिया था। उसके बाद कॉपर पैलेस अचानक स्काई की तरफ भागा, लाइट के रेन में बदल कर एस्केप करना चाहा, लेकिन सी हाउ ने सिचुएशन समझी और तुरंत स्पिरिट रेलम से बाहर निकल गया। मेडिटेशन रूम में सी हाउ ने की असली बॉडी ने आंखें खोली। उसके हाथ पर एम्परर बटरफ्लाई मौजूद थी। सी हाउ बिना डिले किए अपने पेरेंट्स और इमॉर्टल किंग के पास गया, क्योंकि उसने एक इमॉर्टल के इम्प्रिंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो एक बहुत बड़ी बात थी। सी हाउ ने क्लियर किया उसकी ट्रू बॉडी को नहीं मारा, सिर्फ इम्प्रिंट डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन इसी वजह से डेंजर और भी ज़्यादा था। इमॉर्टल किंग ने सिचुएशन समझने के बाद बताया कि इमॉर्टल पैलेस के अंदर जो एग्जिस्टेंस है वो असल में एक रियून्ड इमॉर्टल ही है। पास्ट बैटल में उसकी बॉडी और सोल दोनों हेविली इंजर्ड हो चुकी थी और डैमेज थी। एनिमी के लॉ ने उसे ऐसा इंजर्ड किया था कि वो रिकवर करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो इमॉर्टल स्प्रिंग के पास डोरमेंट था, मतलब वही बंद था, यानी कि वो रिकवर नहीं कर सकता था, ऐसा था वो। इमॉर्टल पैलेस का ब्रॉन्ज पैलेस उस स्प्रिंग की प्रोटेक्शन के लिए था और उसके अंदर छोड़ा गया इम्प्रिंट पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था। अब जब वो इम्प्रिंट डिस्ट्रॉय हो चुका था, रियून्ड इमॉर्टल का बैकलैश मिलना पक्का था, मतलब वही बैकलैश मिलेगा रियून्ड इमॉर्टल को। इस हालत में वो दुनिया में अपीयर करने का रिस्क नहीं लेगा, बल्कि इमॉर्टल स्प्रिंग के अंदर और गहरा चला जाएगा। इमॉर्टल किंग ने बताया कि 5 फेस माउंटेन की वजह से इमॉर्टल माउंटेन सेफ है। 5 फेस माउंटेन एक डिवाइन और सुप्रीम ट्रेजर है, चाहे अभी वो डैमेज्ड और सील्ड ही क्यों ना हो। उस माउंटेन की हिस्ट्री सुनकर सब शॉक थे। उस जगह पर गॉड्स और डेविल्स के रिमेन्स थे और एक एंशिएंट बैटल हुई थी जिसमें सब खत्म हो गए थे। इसी बीच इमॉर्टल पैलेस की डायरेक्शन से एक टेरिफाइंग ऑरा निकली, स्काई फट गया और सब स्टार्स गिर गए, मतलब कुछ स्टार्स गिर गए। इसके बाद वहां से एक अजीब सी स्टिलनेस आ गई, जैसे फाइनल फ्लेम जलकर बुझ चुकी हो। इस न्यूज़ ने 3000 प्रोविंस को हिला दिया। लोगों ने कैलकुलेट करना शुरू किया कि शायद रियून्ड इमॉर्टल हमेशा के लिए स्लम्बर में चला गया। आखिर में एक कई
पावरफुल सेक्स इमॉर्टल माउंटेन आए, किन फैमिली से मिलने और डायरेक्टली माफ़ी मांगने लगी। सबको लग रहा था कि हुआंग का इस जगह से गहरा कनेक्शन है और अब उसे लाइटली लेना पॉसिबल नहीं था। तो गाइस इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो गाइस। और अभी के लिए कुछ कह नहीं सकता यार, सुबह 1 घंटे की वीडियो आ गई, हाँ 1.5 घंटे की वीडियो डाल रहा हूँ, तो ठीक है सपोर्ट दिखाते रहिए। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।